हाँ जी, शुरू करते हैं एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज़ है जो पब्लिक फाइनेंस के ऊपर है, ठीक है। ये भी इकोनॉमिक्स का हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो टैक्स वाले क्वेश्चंस हैं अगर हम बात करें, है ना, तो वो क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाइक टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, या फिर एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और काफ़ी थ्योरीज़ भी हैं पब्लिक फाइनेंस की जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एमसीक्यू, और वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, शायद आपने सुना होगा, थ्योरी में सुना होगा। ये दो प्रकार के इफेक्ट, तीन इफेक्ट होते हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पे दो इफेक्ट लिखे हैं, कंसंट्रेशन इफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर आर एंट्रीब्यूटेड टू, किसका दिया हुआ है ये जो इफेक्ट है, ये किसने दिए थे, एलन पीकॉक एंड जैक वाइसमैन ने, या फिर जो AR प्रीसेस्ट एंड IMD लिटिल, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग गलत है, बट उसके बाद AC पीगू और JK मेहता ने, या फिर एरो और सैमुअल्सन ने, किसने दिया है। जिसने थ्योरी की है उसको तो पता चल गया होगा कि जिस इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, इसका जो राइट है वो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है। और ये जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ना आपसे एग्ज़ाम में या तो वो कंसंट्रेशन इफेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में ना डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, इसका मीनिंग पूछ लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का। तो आप ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान से करोगे, और ये जो थ्योरी है वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है ना उनको तो पता है कि ये वाला क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट विल इमरेज इन इकोनॉमी इफ़, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ ऑन द राइज, क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग राइज होती है, या डेफिशिएट फाइनेंस इज़ द कंट्रोल, या फिर दोनों, ये दोनों सही है या फिर ये दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ ऑन द राइज। गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ होती है ना, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करती है क्राउडिंग आउट इफेक्ट को दूर करने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हु अमंग द फ्लोइंग प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ इंक्रीज स्टेट एक्टिविटी। ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है स्टेट एक्टिविटी वाला। ये व्यूज़ किसका था, ये वाला जो व्यूज़ है वो वैगनर का है। किसका व्यूज़ है वो, वैगनर का व्यूज़ है, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट है। तो वैगनर ने क्या बोला था कि लॉ ऑफ इंक्रीज स्टेट एक्टिविटी, मतलब कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये वैगनर का व्यू था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब होती है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टैक्स ओनली से, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, पब्लिक डेब्ट से, या फिर बोथ टैक्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर से। तो ये थ्योरी आपको आई थिंक याद होगा, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, जहाँ पे बराबर होता है वहाँ पे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होता है। मतलब जितना आप टैक्स पे कर रहे हो ना, जितना आप सेक्रीफाई कर रहे हो उतना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है, उतना सरकार खर्चा भी करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो फोर्थ है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जितना टैक्स है उतना ही एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जितना मार्जिनल सोशल बेनिफिट है उतना ही सेक्रीफाई है। तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद फोर्थ है who among the first identified the role of government is allocated distributor and stabilizer। मतलब कि किस पर्सन ने ये बोला था कि जो गवर्नमेंट है उसका रोल है एलोकेशन, मतलब एलोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी है और वो स्टेबलाइज भी करके रखता है सारा काम। तो ये किस पर्सन ने बोला था, कौन से इकोनॉमिस्ट ने बोला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डाल्टन। ये बात किसने बोली थी, डाल्टन ने बोली थी, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे कि जो गवर्नमेंट है उसके जो काम है एलोकेट करना और स्टेबिलिटी को बना के रखना, क्लियर। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल राइट है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन, टैक्स का इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन आना, मतलब उसका जो है लास्ट जो टैक्स का जो है इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन इसका क्या मतलब है, रिबेटेड टैक्स बर्डन,
रियल बर्डन ऑफ टैक्स या इनडायरेक्ट मनी बर्डन ऑफ टैक्स या फिर डायरेक्ट मनी बर्डन ऑफ टैक्स। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इंसिडेंस टैक्स का मतलब होता है कि जिस पर्सन पे टैक्स लगाया जाता है तो उसका जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, मतलब रियल बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, मतलब एक्चुअल में इसका जो उसे बियर कौन कर रहा है, उस टैक्स के बर्डन को बियर कौन कर रहा है, तो उसे बोला जाता है रियल बर्डन ऑफ टैक्स, ठीक है। तो उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने जो है टेलीग्राम का जो लिंक है वो चैनल पे दिया हुआ है, तो आप वो जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्स। टैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, राइजिंग पब्लिक रेवेन्यू या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट का जो मेन एम है, जो टैक्स का मेन एम है टैक्स कलेक्ट करने का, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो वो मेन ऑब्जेक्टिव है राइजिंग पब्लिक रेवेन्यू, मतलब कि रेवेन्यू को मैक्सिमम करने का जो मेन एम है वही होता है टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद लॉरेंज कर्व, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स के जो मिक्स एमसीक्यू चल रहे हैं ना, वहाँ पे मैंने आपको लॉरेंज कर्व के बारे में अच्छे से समझाया था विद डायग्राम, है ना। तो वो क्या रिलेशनशिप बताता है, किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, टैक्स रेवेन्यू और जीडीपी, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बारे में, या फिर टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स के बारे में, या फिर टैक्स रेवेन्यू एंड डेब्ट रेमिटेशन के बारे में बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे डायग्राम में बताया था जो लॉरेंज कर्व होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टैक्स रेट इंक्रीज़ करते जाते हो उससे रेवेन्यू इंक्रीज होती है, यहाँ पे टैक्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, रेवेन्यू, ठीक है। तो जैसे जैसे टैक्स रेट इंक्रीज होता है रेवेन्यू भी इंक्रीज होती है, एक पॉइंट आता है मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद अगर टैक्स इंक्रीज किया जाता है तो जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो उसे बोला जाता है लॉरेंज कर्व। तो यहाँ से भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आते हैं, तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ जीएसटी। तो जो जीएसटी आपको पता है जो लागू हो चुका है, उसके क्या बेनिफिट है, क्या कॉरपोरेशन बना के रखना, या फिर जो करप्शन है उसे ख़त्म करना, लीकेज को ख़त्म करना, या कॉमन मार्केट को क्रिएट करना। तो आपको पता है जीएसटी, अब आपको पता है कि पहले टैक्स था वो अलग अलग लेवल पे स्टेट के अकॉर्डिंग वो सब अलग अलग लगता था, है ना। अब तो एक कॉमनली फाइनल गुड्स के ऊपर और एक मतलब एक कोऑपरेटिव टैक्स हो गया, ठीक है, कॉमन मार्केट बन गई है, लीकेज जो है वो ख़त्म हो गई है, रिड्यूस हो गई है, और कॉरपोरेशन बन गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो 4th है, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, इसके जो तीनों फीचर हैं वो बिल्कुल राइट है। क्लियर। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ। जो टैक्स है उसको हम लोग शिफ्ट नहीं करते, कौन से केस में शिफ्ट नहीं कर सकते, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स या फिर इनकम टैक्स, कौन से में हम लोग जो है टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इनकम टैक्स। बाकी तो देखिए जो बर्डन है वो किसी न किसी फॉर्म में जो है टैक्स जो है शिफ्ट हो जाता है, बट इनकम टैक्स जो है शिफ्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ जिस पर्सन के ऊपर ये लगता है उसी को उसका जो है बर्डन है वो सहन करना पड़ता है, उसी पर्सन को जो टैक्स है वो देना पड़ता है। तो इसका जो 4th आंसर है वो बिल्कुल राइट है, और इसकी जो आंसर की है वो यहाँ पे गिवन है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।